हेलो एवरीवन, दिस इज बाबू स्नेही और आज हम 5 नवंबर के द हिंदू न्यूज़पेपर का एनालिसिस करेंगे। इस एनालिसिस में हम दो पार्ट्स का डिस्कस करेंगे, एक होगा एडिटोरियल और दूसरा होगा न्यूज़ सेक्शन। तो पहले हम एडिटोरियल सेक्शन को डिस्कस करेंगे और इन सारे न्यूज़ में हम ये देखते हैं कि कैसे न्यूज़ के जो स्निपेट्स हैं उनको यूज़ करके हम प्रीलिम्स एंड मेंस में आंसर्स को सॉल्व कर पाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं पहले एडिटोरियल से। टाइम फॉर एक्शन। तो यूजुअली क्या होता है, हर साल के नवंबर के अराउंड एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस होती है जिसको कहते हैं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। ये जो कॉन्फ्रेंस है इस साल वो 29th कॉन्फ्रेंस है और इसलिए इसका नाम है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 29। लेकिन ये हो किसके लिए रही है? ये हो रही है क्लाइमेट चेंज के लिए और इसकी जो प्रिंसिपल बॉडी है वो है यूनाइटेड नेशंस FCCC। तो ये आपको कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है। तो ये आर्टिकल उसी के बारे में है कि अभी इस महीने जो ये कॉन्फ्रेंस होने वाली है उसमें कौन कौन सी बातें होंगी और कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी हो जाता है। तो चलते हैं इसी चीज़ को डिस्कस करते हैं। तो ऑथर सजेस्ट कर रहे हैं कि नेक्स्ट वीक ये टाइम आगे जाता है ईयर का जब एनुअल 2 वीक क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस होती है और इस साल जो हो रही है ये क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस ये हो रही है बाकू में। बाकू एक सिटी है जो कि अजरबैजान जो कंट्री है उसकी कैपिटल है। तो ये जो पर्टिकुलर रीजन है ये प्लेसेस इन न्यूज़ का पार्ट बन चुका है क्योंकि ये अभी न्यूज़ में आया है क्योंकि यहाँ पर ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस हो रही है। ठीक है, तो जब भी ऐसी कोई न्यूज़ आती है तो आपको प्लेसेस को गूगल मैप्स पे जाके आसपास देखना चाहिए क्योंकि अब वो जोग्राफिकली इंपॉर्टेंट हो जाती है एंड यूपीएससी उसको जोग्राफिक करंट अफेयर्स के पर्सपेक्टिव से देखता है और उसी के अराउंड वो क्वेश्चंस पूछते हैं। तो एक बार मैप पे देख लेते हैं अजरबैजान को। इसमें से आपको क्या क्या देखना है? देखो, पहली जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है बाकू, जो कैपिटल सिटी है बाकू जिसके अंदर क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस होने वाली है वो कास्पियन सी से डायरेक्टली लगी हुई है। एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल है। उसके अलावा अजरबैजान के जो नेबरहुड कंट्रीज़ हैं उनको भी हमें देखना है क्योंकि उन पर भी क्वेश्चंस बनते हैं। देखो, अजरबैजान के नॉर्थ में है रशिया, साउथ में है ईरान, वेस्ट में है आर्मेनिया एंड इधर नॉर्थ वेस्ट में है जॉर्जिया। यहाँ पे आपको एक और रीजन दिख रहा होगा, ये वो रीजन है जो कि अजरबैजान का ही रीजन है लेकिन उसकी मेन लैंड से ना थोड़ा सा दूर है और ये जो मेनलैंड से उससे दूर है इसका रीज़न है क्योंकि बीच में आर्मेनिया कंट्री है। एंड आपको अब समझ में आ गया होगा थोड़ी चीज़ें कि आर्मेनिया जो सेपरेट कर रहा है एक रीजन अजरबैजान का, तो यहाँ पे कुछ कॉन्फ्लिक्ट भी होता होगा क्योंकि अजरबैजान को अपने एक दूसरे पार्ट ऑफ द कंट्री में जाना है। तो दैट इज़ राइट, अजरबैजान और आर्मेनिया में एक कॉन्फ्लिक्ट भी चल रहा है, इसको भी डिस्कस करेंगे थोड़ी देर में। लेकिन यहाँ पे देखो, ये जो अजरबैजान का रीजन है यहाँ पे एक छोटी सी बॉर्डर इसकी टर्की से भी लगती है जो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको एटलीस्ट ये 4 कंट्री तो ध्यान रखनी ही है। और ये भी ध्यान रखना है कि अजरबैजान के राइट में कैस्पियन सी है और उसकी जो कैपिटल है बाकू वो भी कैस्पियन सी पर एग्जिस्ट करती है। ठीक है, ये कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, इन पे क्वेश्चंस बनते हैं। अब जो कॉन्फ्लिक्ट जोन है आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में वो है नगोर्नो काराबाख। ये नगोर्नो काराबाख ये वाला रीजन है जो कि एक एनक्लेव है अजरबैजान के अंदर। अजरबैजान के अंदर ये एक एनक्लेव है और आर्मेनिया क्लेम करता है कि ये जो रीजन है ये इसका है, अजरबैजान क्लेम करता है कि नहीं ये रीजन मेरा ही है। एक्चुअली यहाँ पे बहुत सारी एथनिसिटीज़ रहती हैं एंड ये एथनिसिटीज़ डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में दोनों ही कंट्रीज़ के अंदर रहती है और अजरबैजान या जो आर्मेनिया की मेजॉरिटी एथनिसिटी है अगर उसी से मिलती जुलती एथनिसिटी अजरबैजान में कहीं रहती है तो वो चाहेंगे कि हमारा वो जो पार्ट है वो जो एथनिसिटी का वो हमारी कंट्री में मिल जाए। तो ऐसे ही कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पे चल रहा है बहुत सालों से एंड कभी कभी वायलेंट भी हो जाता है। तो ये चीज़ें भी आपको ध्यान रखनी है क्योंकि अजरबैजान अब न्यूज़ में आ चुका है तो उसका थोड़ा सा जो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है मेनली जोग्राफी के पर्सपेक्टिव से वो आपको समझना होगा, उस पर क्वेश्चंस बनेंगे। अब चलते हैं इस आर्टिकल की तरफ। तो जो ऑथर है वो ये कह रहे हैं दैट टू हैव एनी चांस ऑफ कीपिंग द ग्लोबल टेम्परेचर्स फ्रॉम एक्सीडिंग 1.5 डिग्री सेल्सियस ऑफ प्री इंडस्ट्रियल लेवल्स। अब इस लाइन का एक बार मतलब समझते हैं, उसके बाद हमें जो पूरी न्यूज़ है वो बहुत इजीली समझ में आ जाएगी। एक्चुअली हुआ क्या है कि अर्थ के अंदर बहुत सारा कार्बन स्टोर्ड है, कार्बन बहुत सारे फॉर्म में स्टोर्ड है। ठीक है, और इसको स्टोरेज में मिलियंस एंड मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ ईयर्स लगे हैं। मतलब धीरे धीरे करते 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 जो कार्बन है स्टोर हुआ है अर्थ के अंदर। हमने क्या करा, 200 साल पहले इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन चालू होता है। एक्चुअली 200 साल एक रफ नंबर है, 250-300 साल भी लिखा होता है कहीं, बट यू कैन अंडरस्टैंड कि पिछले 2 या 3 सेंचुरीज के अंदर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन चालू होता है। इसके थ्रू क्या होता है कि बहुत सारे जो कार्बन के कंपाउंड्स हैं हम अर्थ से निकाल देते हैं डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में। हमने कोल के फॉर्म में कार्बन को अर्थ से निकाला, हमने क्रूड ऑयल, पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन इनके फॉर्म में कार्बन को अर्थ से निकाला और फिर उनको बर्न कर दिया।
उससे क्या हुआ? उससे ये हुआ कि इतने मिलियंस ऑफ ईयर्स से जो कार्बन अर्थ के अंदर ट्रैप्ड था, हमने 200 सालों में ही सिर्फ उसको निकाल के एटमॉस्फेयर में, हवा में छोड़ दिया। तो जो एयर का जो कॉम्पोजिशन है वो बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस हो गया, बिगड़ गया। और कार्बन जो है वो CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, CH4 ऐसे कंपाउंड्स के थ्रू ग्रीन हाउस इफेक्ट का काम करता है। ग्रीन हाउस इफेक्ट का मतलब जो हीट है सन की, जब सन की हीट अर्थ पे आती है तो ये जो कार्बन के कंपाउंड्स हैं ये उसको कैप्चर कर लेते हैं और उसको कहीं जाने नहीं देते। मतलब सन की हीट अर्थ में आ तो गई लेकिन वो ढंग से एस्केप नहीं कर पाती, एंड इससे क्या हो जाता है, हीट कैप्चर हो जाता है। तो जो नेट टेम्परेचर है ना अर्थ के एटमॉस्फेयर का, वो बढ़ जाता है और इसके कारण होता है क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, एंड उससे और भी ज़्यादा सेकेंडरी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो द थिंग इज कि जो ऑथर बोल रहे हैं कि हमारा जो एम है ना, हमारा एम ये है कि इस सेंचुरी के एंड तक, अभी हम हैं 21st सेंचुरी में, तो 21st सेंचुरी का जो आखिरी साल होगा वो होगा 2099। तो 2099 के एंड तक, 21st सेंचुरी के एंड तक हमें ये कोशिश करनी है कि 200 साल पहले जो एवरेज टेम्परेचर था ना अर्थ का, 200 साल पहले या फिर जो प्री इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जो टेम्परेचर था अर्थ का, उससे जो, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग तो होगी, तो उससे जो टेम्परेचर बढ़ रहा है, जो नेट डिफरेंस है ना टेम्परेचर का, वो क्यों ना हम सिर्फ 1.5 डिग्री सेल्सियस पर ही रोक दें। और क्या पेरिस में भी एक बहुत बड़ी मीटिंग हुई थी, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज ही हुई थी यूनाइटेड नेशंस FCCC की, उसमें भी यही डिस्कस किया गया था कि हमारा एम ये होना चाहिए कि प्री इंडस्ट्रियल लेवल्स तक जो एवरेज टेम्परेचर थे उससे केवल 1.5 डिग्री सेल्सियस ही राइज हो 21st सेंचुरी के एंड तक। यही हमारा एम था, ठीक है। लेकिन जो ऑथर है वो सजेस्ट कर रहे हैं कि इन ग्रीन हाउस एमिशंस को रोकना बहुत ज़रूरी हो जाएगा अगर हमें जो राइज इन टेम्परेचर है उसको सिर्फ 1.5 डिग्री तक ही रोकना है तो। और वो ये भी कह रहे हैं कि जो एमिशन है हमारे, वो 2025 से पहले पीक हो जाने चाहिए। पीक हो जाने चाहिए का क्या मतलब है? इसका मतलब सिंपल यही है कि अगर एक बहुत ही छोटा सा ग्राफ बनाते हैं कि मान लेते हैं 2010 में इतना एमिशन हुआ, 2015 में इतना एमिशन होता है, 2020 में इतना एमिशन हो जाता है, 2025 में और एमिशन हो रहा है, मतलब उस साल में एमिशन बढ़ गया। तो ये जो एमिशन 2025 में देखो कितना ज़्यादा है। इसके बाद जितने भी साल है 2026, 27, 2030, इनके एमिशन ना 2025 के लेवल से तो कम ही होने चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं हो सकते। दैट मीन्स हमारा एम ये होना चाहिए कि 2025 में जितना एमिशन है वो हम उसको पीक मान लें और कोशिश करें कि हर फ्यूचर में जितने भी साल आएंगे उसमें जो एमिशन है उसको क्रॉस ना करें। एक और चीज़ उन्होंने बोली है कि 2019 में, यहाँ पे 2019 भी होगा, तो 2019 में जितने एमिशन थे उसका सिर्फ और सिर्फ 43% एमिशन होना चाहिए 2030 में, ठीक है। तो सॉरी, उससे 43% कम होना चाहिए। सो जितने एमिशन 2019 में हुए थे उसका सिर्फ, उसमें से अगर हम 43% घटा दें तो उतना एमिशन 2030 में होना चाहिए। ये क्यों बोल रहे हैं वो इसलिए ये बोल रहे हैं क्योंकि इससे ही हम इंश्योर कर पाएंगे कि 21st सेंचुरी के एंड तक जो एवरेज राइज इन टेम्परेचर है प्री इंडस्ट्रियल लेवल से वो 1.5 डिग्रीज तक ही रुक जाए। बट ऑथर ये भी सजेस्ट कर रहे हैं कि जितने भी हमने कलेक्टिव कमिटमेंट्स करे हैं, जो भी कंट्रीज़ हैं, नेशंस हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, जो वो कोशिश कर रहे हैं क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल करने की, अपने ग्रीन हाउस गैसेस को मॉडरेट करने की, वो जितने भी कमिटमेंट कर रहे हैं उन सबको हम मिला भी दें तब भी हमें ये लगता है कि सिर्फ और सिर्फ हम 2.6 डिग्री ही, सॉरी 2.6% ही कम कर पाएंगे 2019 से जो हमारा लेवल है। तो ऑथर क्या बोल रहे हैं कि 1.5 डिग्री रोकने के लिए, 1.5 डिग्री तक जो टेम्परेचर राइज है 21वीं सदी के एंड तक, उसको रोकने के लिए हमें 2030 के जो एमिशन है वो कोशिश करनी है कि वो 2019 से 43% कम हो। लेकिन जिस तरह से हम अभी चल रहे हैं ये 43% कम नहीं होंगे, ये सिर्फ 2.6% कम होंगे। तो ये इंपॉर्टेंट डेटा है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, इन 2009 क्लाइमेट समिट हैपन इन कोपेनहेगन। सो कोपेनहेगन में एक इम्पॉर्टेंट समिट हुई थी 2009 में, जिसमें ये डिसाइड किया गया था कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, डेवलप्ड कंट्रीज़ जो हैं वो डेवलपिंग कंट्रीज़ को पैसे देंगे, फाइनेंशियल असिस्टेंस देंगे, और $100 बिलियन वो असिस्टेंस होगा, $100 बिलियन वो असिस्टेंस होगा जो कि 2020 से हर साल आएगा। तो 2020 के बाद से वो हर साल $100 बिलियन असिस्टेंस मिलेगा, जिसको क्लाइमेट फाइनेंस बोला गया है। लेकिन ऐसा बहुत टाइम तक नहीं हुआ था
क्योंकि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो ओनरशिप लेने के लिए रेडी नहीं है। एक और क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा कि डेवलप्ड कंट्रीज़ क्यों पैसा देगी डेवलपिंग कंट्रीज़ को? रीज़न इसका ये है कि ये जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हमने बात की है ना, ये हुआ ही डेवलप्ड कंट्रीज़ में था। तो आज तक जो क्लाइमेट चेंज फिलहाल हुआ है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी डेवलप्ड कंट्रीज़ की ही है। लेकिन अब जो एज है वो किसकी है? वो डेवलपिंग कंट्रीज़ की है। अब हमारा भी तो टाइम है ना ग्रो करने का, हमारा भी टाइम है ग्रो करने का। लेकिन जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो तो ग्रो कर चुकी, और इस ग्रोइंग पीरियड में उन्होंने बहुत ज़्यादा क्लाइमेट चेंज भी कर दिया। और अब वो हमें बोल रही है, डेवलपिंग कंट्रीज़ को बोल रही है कि देखो प्लीज़ क्लाइमेट चेंज हो चुका है, आप ना कुछ कार्बन एमिशन मत करो। और हम बोलेंगे भाई आप भी तो कार्बन एमिशन करके इतना डेवलप्ड हो गए, तो हमें भी तो डेवलप्ड होने के लिए कार्बन एमिशन करना पड़ेगा। डेवलप्ड कंट्रीज़ बोलती है नहीं आप नहीं करोगे आप नहीं करोगे कार्बन एमिशन। तो हम क्या बोलते हैं, कोई बात नहीं, हम ग्रो भी करेंगे, लेकिन अगर आप चाहते हो कि हम कार्बन एमिशन ना करें तो हमें कुछ और ऐसी टेक्नोलॉजी दे दो जिससे कार्बन एमिशन ना हो। दूसरी चीज़, ये जो टेक्नोलॉजी होती है ना काफ़ी एक्सपेंसिव होती है। तो डेवलपिंग कंट्रीज़ को फाइनेंशियली मदद इसलिए करेंगे ताकि हम जो है जिस टेक्नोलॉजी का यूज़ करके अपने आप को ग्रो करेंगे वो थोड़ी सी क्लाइमेट फ्रेंडली हो। एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल है, एक गाड़ी चल रही है, ठीक है, एक गाड़ी चल रही है जिसके एंड में से व्हीकुलर पोल्यूशन हो रहा है। तो अगर आप चाहते हो कि गाड़ी ओवरऑल पोल्यूट ना करे तो उसके दो सोल्यूशन है। एक तो गाड़ी को इलेक्ट्रिक बनाओ, दूसरी चीज़ जो पोल्यूशन यहाँ पे हो रहा है ना, तो जो इसका एंड में जो स्मॉग पाइप है उसके ऊपर कुछ ना कुछ फिल्टर लगा दो। देखो फिल्टर खरीदने में पैसा लगेगा, और नई इलेक्ट्रिक गाड़ी प्रोड्यूस करने में भी तो पूरा नया इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, उसके लिए भी तो पैसा लगेगा। तो वो कहाँ से आएगा, और ये जो पूरी टेक्नोलॉजी है वो कहाँ से होगी? तो डेवलपिंग कंट्रीज़ के पास डेवलप्ड कंट्रीज़ के थ्रू फाइनेंशियल क्लाइमेट फाइनेंस आता है दूसरी तरह से, और टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र भी होता है। तो ये दोनों चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। और 2016 में जो पेरिस एग्रीमेंट हुआ था वहाँ पे इस चीज़ को कलेक्टिवली अग्री भी कर लिया गया था, ठीक है। 2016 के पेरिस एग्रीमेंट में एक और चीज़ बात की गई थी कि 2025 से पहले पहले एक न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल भी लॉन्च होगा। देखो इसको ध्यान से पढ़ना स्टेटमेंट को, न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल अभी तक लॉन्च नहीं हुआ है। 2016 के पेरिस अग्रीमेंट के अंदर ये डिसाइड किया गया था कि 2025 तक NCQG को लॉन्च कर दिया जाएगा। तो ये इस साल की जो अग्रीमेंट है, जो COP29 है, जो होगी नवंबर के अंदर, अब उसमें ये बहुत ज़्यादा एंटिसिपेट करा जा रहा है कि NCQG को अभी लॉन्च करा जाएगा, क्योंकि 2025 आने वाला है, ठीक है। तो ये इस पे भी बहुत ज़्यादा डिबेट होगी, और जब ये समिट हो जाएगी तो उस पर बहुत सारी चीज़ें हम डिस्कस भी करेंगे। तो NCQG में क्या होगा, सेम चीज़ होगी जिसमें क्लाइमेट फाइनेंस पे बात होगी, और $100 बिलियन उसकी बेस वैल्यू होगी, मिनिमम $100 बिलियन का वो फंड होगा, उसके ऊपर भी वो हो सकता है। दूसरा जो इशू इस COP29 जो कि अज़रबैजान बाकू में हो रही है, दूसरा इशू है कार्बन मार्केट का। कार्बन मार्केट का इशू क्या है और कार्बन मार्केट्स होते क्या हैं, बहुत ही ब्रीफली मैं आपको समझा रहा हूँ। एक्चुअली ये सारी चीज़ें हम प्रीवियस द हिंदू सेशन में डिस्कस कर चुके हैं, तो वो भी आप देख सकते हैं, बट मैं फिर भी आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ। सिंपल सी बात है, गवर्नमेंट्स क्या चाहती हैं कि उनकी कंट्री में जो ग्रीन हाउस गैस एमिशन है वो बहुत कम हो जाए, जो कार्बन एमिशन है वो बहुत कम हो। लेकिन बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं, अगर वो ग्रीन हाउस गैस एमिशन कर रही है तो उनको कैसे रोका जाए? तो एक सिस्टम बनाया गया कि सपोज एक कंट्री है, एक कंपनी है US के अंदर और दूसरी कंपनी है इंडिया के अंदर, ठीक है। अब US की कंपनी बोलती है कि देखो मैं तो ना ग्रीन हाउस गैस को थोड़ा सा ही कम कर सकता हूँ, ज़्यादा नहीं कर सकता। तो मान लेते हैं US ने अपनी कंपनी को बोला कि आप ना 10 टन कार्बन ही एमिट करोगे, लेकिन उन्होंने 12 टन कार्बन एमिट कर दी, ठीक है, ये हो गया। लेकिन इंडिया की एक कंपनी है जिसने 8 टन ही क्या करा है, कार्बन एमिट करा है। तो क्या होगा, अब ये जो US वाली कंपनी है ये बोलेगी चलो ठीक है, मेरे पास जो लिमिट थी वो 10 थी, लेकिन फिर भी मैंने 2 एक्स्ट्रा कर दी। तो ये जो 2 एक्स्ट्रा कार्बन है ना, ये मैं कहीं ना कहीं ऑफसेट कर देता हूँ। मतलब मैं किसी और ऐसी कंपनी से जो लिमिट है उसको खरीद लेता हूँ, क्योंकि देखो इंडियन कंपनी है, उसको उसकी भी लिमिट मान लेते हैं 10 ही थी, लेकिन उसने सिर्फ 8 टन ही कार्बन डाइऑक्साइड एमिट करी है। तो मतलब उसने क्या करा, 2 टन बचा ली ना। तो अब ये जो 2 टन इसने बचाया ना, तो गवर्नमेंट इसको अप्रिशिएट करेगी और इसको एक सर्टिफिकेट दे देगी। सिंपल, बहुत ही नॉर्मल सा लॉजिक है। तो इंडियन कंपनी ने ये करा है कि 10 की जगह उसने सिर्फ 8 ही
टन कार्बन को एमिट करे, तो जो 2 टन उसने बचाए हैं, गवर्नमेंट उसको, उस कंपनी को सर्टिफिकेट दे देगी कि देखो अच्छी बात करी तुमने, 2 टन बचा ली। अब ये जो सर्टिफिकेट है ना, ये इंडियन कंपनी के पास है। देखो ये जो यूएस की कंपनी है, इस पे भी लिमिट थी 10 की, लेकिन इसने एमिट कर दिए 12, मतलब 2 और कर दिए। अब आप खुद सोचो, अगर कोई भी कंपनी लिमिट क्रॉस करेगी तो उसका क्या होगा? उस पर कोई ना कोई एक्शन लिया जाएगा, या फिर इस कंपनी को कोई ना कोई कार्बन टैक्स देना पड़ेगा, है ना? लिमिट से ज़्यादा एमिशन करेगा तो कुछ ना कुछ पनिशमेंट तो उसको मिलेगा ही ना। तो यूएस की कंपनी इंडियन कंपनी को कॉल करेगी और बोलेगी देखो, तुमने जो 2 का सर्टिफिकेट लिया ना, 2 बचाने का, वो तुम मुझे दे दो, मैं उसको तुमसे खरीद लेता हूँ। ताकि अगर देखो यूएस ने एमिट करा है 12, वो इंडिया से -2 का सर्टिफिकेट खरीद लेगा, तो यूएस कंपनी का नेट कितना आ जाएगा? 10। तो मतलब वो लिमिट के अंदर आ जाएगा। ये होता है। तो ये जो सर्टिफिकेट है या ये जो क्रेडिट है, कार्बन क्रेडिट, ये क्या है? खरीदा है यूएस के कंपनी ने इंडिया से। कहाँ पर? एक कार्बन मार्केट होता है, मतलब एक रेगुलेटेड एक ऐसा एरिया होगा जहाँ पे ये जो कार्बन क्रेडिट सर्टिफिकेट्स हैं, इनको खरीदा और बेचा जा सकेगा। तो ये कार्बन मार्केट का एक सिस्टम है। तो इससे देखा जाए तो हो क्या रहा है? इससे हो ये रहा है कि डेवलप्ड कंट्री से इनडायरेक्टली पैसा एक डेवलपिंग कंट्री में आ गया। भाई यूएस से पैसा इंडिया में आया ना, क्योंकि यूएस की कंपनी ने इंडियन कंपनी से कार्बन सर्टिफिकेट खरीद लिया। अब आप देखो, ये जो पैसा एक्स्ट्रा इस इंडियन कंपनी के पास आया है, वो इसका क्या करेगा? वो इसको यूज करेगा क्लाइमेट फ्रेंडली टेक्नोलॉजी के लिए। तो ओवरऑल जो नेट, अगर आप अर्थ की बात करो, पूरे सिस्टम में जो क्लाइमेट चेंज, जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं, वो कम हो जाएगी उसका एमिशन, और क्लाइमेट फ्रेंडली टेक्नोलॉजी जो है वो बढ़ जाएगी। तो ये कार्बन ऑफसेटिंग इसको बोलते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि क्लाइमेट मार्केट के जो रूल्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट हैं, एंड ट्रांसपेरेंसी की काफ़ी कमी है, और हमें ये नहीं पता कि आप कार्बन को काउंट कैसे करोगे। भाई आपको कैसे पता उस कंपनी ने 12 टन एमिट करा है या 20 टन? क्या पता वो 12 टन दिखा रहा हो रिकॉर्ड पे, लेकिन उसने 20 टन करा हो। तो इसको कैलकुलेट कैसे करा जाएगा? क्या क्या नॉर्म्स हैं? कार्बन टैक्स कितना होना चाहिए? बहुत सारे इसमें कॉम्प्लिकेशंस हैं जिनको रिजॉल्व करना ज़रूरी हो जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट एडिटोरियल के ऊपर। डज डेटा जस्टिफाई सब डिविजन ऑफ कोटास? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है जिसपे बहुत ज़्यादा डिबेट भी चल रही है। डिबेट ये है कि देखो, जो रिजर्वेशन का सिस्टम है उसको इंट्रोड्यूस इन जनरल करा जाता है एज अ पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, मतलब ये माना गया है कि रिजर्वेशन अगर होती है तो आर्टिकल 14 का वायलेशन है, क्योंकि आर्टिकल 14 बोलती है इक्वालिटी फॉर ऑल। बट ये एक ऐसा पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है जिसकी ज़रूरत है, और इसको इसलिए अननेसेसरी ईविल भी बोला गया है। मतलब द थिंग इज कि ये एक नेगेटिव चीज़ है जिसको करना पड़ रहा है सोसाइटी में इंप्रूवमेंट के लिए। तो ये रिजर्वेशन का एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, और ये सिर्फ कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन नहीं है, जेंडर बेस्ड रिजर्वेशन भी होता है। बहुत सारे गवर्नमेंट जॉब्स में आप अप्लाई करते हो तो कभी कभी विडोज़ को रिजर्वेशन मिलता है, विमेन को अलग से रिजर्वेशन मिलता है गवर्नमेंट जॉब्स में। अब विमेन का पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन बढ़ाने के लिए लेजिस्लेटिव असेंबलीज एंड पार्लियामेंट के अंदर भी 33% रिजर्वेशन इंट्रोड्यूस कर रखा है। जो हमारे 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स थे, उसके थ्रू पंचायत में, अर्बन लोकल बॉडीज़ के अंदर भी रिजर्वेशन को इंट्रोड्यूस करा था फॉर वुमेन। तो द थिंग इज कि रिजर्वेशन हर टाइप का है, चाहे वो जेंडर बेस्ड है, चाहे वो कास्ट बेस्ड है, चाहे वो इकोनॉमी बेस्ड है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ है। यहाँ पे बात ये की जा रही है कि स्पेसिफिकली जो शेड्यूल कास्ट हैं उनके अंदर एक एक ऑब्जर्वेशन हुई है। ऑब्जर्वेशन ये है कि शेड्यूल कास्ट में मान लेते हैं 100 लोग हैं जो कि रिजर्वेशन के लिए एलिजिबल हैं, लेकिन ये देखा गया है कि 100 में से सिर्फ 10 लोग हर बार, हर साल और हर टाइप की रिजर्वेशन में जा रहे हैं, और ये जो बाकी 90 लोग हैं ना, इनको रिजर्वेशन का बेनिफिट मिल नहीं पा रहा। ऐसा क्यों होगा? ऐसा मेनली इसलिए हो रहा है क्योंकि से इंडिया में जो ओवरऑल इनइक्वालिटी है, अनफॉर्चुनेटली वो थोड़ी ज़्यादा है। तो इसलिए क्या है, जो पूरा एससी एक बेनिफिशियरी ग्रुप भी है, उसके अंदर भी 10 लोग ऐसे हैं जो थोड़े से वेल ऑफ है, जिनके पास फैसिलिटीज़ वगैरह ज़्यादा है, और 90 वो हैं जिनके पास नहीं है। अब हम बात करते हैं फॉर एग्जांपल यूपीएससी एग्जामिनेशन की। ठीक है, मान लेते हैं यूपीएससी के अंदर 10 सीट्स ही हैं जो कि एससी के लिए रिजर्व्ड हैं। ये बहुत ही रैंडम नंबर मैंने ले लिया जस्ट फॉर एग्जांपल। ठीक है, 10 सीट्स ही हैं जो कि शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व्ड है, और मान लेते हैं टोटल 100 कैंडिडेट्स हैं जो कि शेड्यूल कास्ट से हैं, जिसमें से 10 ऐसे लोग हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा वेल ऑफ हैं, और 90 हैं जो कि वेल ऑफ नहीं है। तो इन 10 के पास क्या होगा? 100% इंटरनेट अवेलेबल होगा हर टाइम। इनके घर पे जो इलेक्ट्रिसिटी है उसमें कभी कोई कट नहीं आएगा। इनके पास इतना पैसा है कि ये अच्छी अच्छी यूपीएससी की जो कोचिंग है उसको अफोर्ड कर पाएंगे।
इनके पास मटेरियल की भी कमी नहीं होगी, और सपोज इनका 2-3 अटैम्प्ट में नहीं हुआ तब भी फाइनेंशियल एक बैकअप रहेगा कि ये और ज़्यादा अटैम्प्ट्स ले सके। यू कैन अंडरस्टैंड कि जो 10 लोग हैं वो कितने ज़्यादा प्रिविलेज हो गए 90 लोगों से। तो ये जो 10 लोग हैं ना, ये यही 10 सीट्स निकाल लेंगे। और फिर मान लेते हैं एसएससी का एग्जाम हुआ, उसमें भी यही 10 सीट्स निकल गई, और भी कोई गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम्पल हुआ, उसमें भी 10 सीट्स इन्हीं लोगों ने निकाल ली या इन्हीं की फैमिलीज ने निकाल ली। तो यहाँ पे कोई मैं वो क्रिएट करने की कोशिश नहीं कर रहा एनिमिटी, बट ये डेटा डिस्प्लेड है कि एक इनइक्वालिटी एग्जिस्ट करती है जो शेड्यूल कास्ट है बेनिफिशरीज के उसके अंदर। लेकिन बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स ये भी कहते हैं कि देखो, जो शेड्यूल कास्ट को जो रिजर्वेशन मिला है वो रिजर्वेशन इकोनॉमिक बेसिस पे नहीं मिला है, वो मिला है डिस्क्रिमिनेशन बेसिस पे। वो ये मिला है कि अगर कोई शेड्यूल कास्ट का पर्सन अगर रिच भी है तब भी हो सकता है उसके अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन हो। तो जस्ट बिकॉज कोई एससी कैंडिडेट रिच है, इट डजंट मीन कि उसके अगेंस्ट रिजर्वेशन नहीं होगा। तो ये मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स है। तो कुछ लोग सजेस्ट करते हैं कि जो एससी का पूरा ग्रुप है उसके अंदर भी एक क्रीमी लेयर इंट्रोड्यूस करनी चाहिए। जो क्रीमी लेयर है वो अभी एग्जिस्ट करती है ओबीसीज के लिए बहुत जगह, जहाँ पे ओबीसीज कोई ओबीसी कैटेगरी में आता है लेकिन उसकी फैमिली इनकम एक लिमिट से ऊपर है तो उसको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। वैसे ही यहाँ पे सब कैटेगराइजेशन या फिर सब डिवीजन ऑफ एससी कोटा या एससी बेनिफिशियरी रिजर्वेशन, इसको करने की बात की जा रही है। तो ये आपको आर्ग्यूमेंट दोनों तरह से पता होना चाहिए कि हो क्या रहा है, ठीक है। और ये सारी चीज़ ऑथर सजेस्ट कर रहा है, ये भी आपको पता होना चाहिए। एनीवे, इंडिया का जो रिजर्वेशन सिस्टम है ये एक्चुअली आपको ध्यान रखना है कि हमारे पास इनफ डेटा है जो सजेस्ट करता है कि रिजर्वेशन हैज़ वर्कड, जिसके कारण जो सोशल मोबिलिटी है एंड इकोनॉमिक मोबिलिटी है वो पॉसिबल हो पाई है। ये ऐसे कुछ कीवर्ड्स है जो आपको ना आंसर में यूज करने पड़ेंगे। इकोनॉमिक मोबिलिटी, सोशल मोबिलिटी क्या होती है कि जो लोग सोशल स्टेटस में नीचे की तरफ थे अनफॉर्चुनेटली, ठीक है। अब ऐसा किसी का स्टेटस नीचे नहीं होना चाहिए, बट हिस्टोरिकली हमारी सोसाइटी ऐसे रही है कि कुछ सेक्शन को अनफॉर्चुनेटली नीचे का सोशल स्टेटस गिवन था। रिजर्वेशन के कारण इनका जो सोशल स्टेटस है थोड़ा सा इंप्रूव हुआ है। तो ये क्या है, लोअर स्टेटस से अपर स्टेटस पे आ रहे हैं धीरे धीरे, इसी को कहते हैं मोबिलिटी। ये यहाँ पे रिजिड नहीं है, मतलब फंस नहीं गए सिर्फ। और इकोनॉमिक मोबिलिटी भी सेम है कि इनके पास जो पैसे अवेलेबल थे वो भी बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। सो रिजर्वेशन हैज़ वर्कड कुछ एक्सटेंट तक, लेकिन ये बोला गया है कि 75 ईयर्स तक जो क्वेश्चन है वो अभी भी रेज यही हो रहा है कि क्या सिस्टम वो पर्पस सर्व कर रहा है जो इंटेंडेड है। देखो, एक प्रॉब्लम ये भी है कि सपोज जो रिजर्वेशन है एक पर्टिकुलर ग्रुप को मिल चुकी है, बट अगर उसके इलाके में कोई अच्छा कॉलेज नहीं है, ठीक है, और उसके रीजन में कोई जॉब्स ही नहीं है, तो उस रिजर्वेशन का वो फायदा कैसे उठाएगा, है ना। तो ये भी गवर्नमेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि वो सिर्फ एक रिजर्वेशन को एज अ टूल टू गेन वोट्स, सिर्फ वो वोट्स के लिए यूज ना करे, बट रिजर्वेशन देने के बाद वो वहाँ पे जॉब्स भी तो क्रिएट करेंगी ना। भाई रिजर्वेशन जॉब्स में मिली है लेकिन जॉब्स ही कम हो गई तो फायदा क्या हो रिजर्वेशन का। फिर अगर कॉलेज में रिजर्वेशन दे दी लेकिन उस कॉलेज की जो एजुकेशन क्वालिटी है बहुत ही खराब है तो कोई भी नहीं जाएगा उस कॉलेज में, इवन दो रिजर्वेशन मिली हुई है। और जो आपको भी पता है कि जो गवर्नमेंट कॉलेजेस जो बहुत अच्छे भी हैं, जिनमें क्वालिटी ऑफ एजुकेशन काफ़ी ज़्यादा है, जैसे IIMs, IITs, उनकी फिर कॉस्ट बहुत ज़्यादा है तो वो अनअफोर्डेबल हो जाता है। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो कि रिजर्वेशन के साथ उनको भी देखना चाहिए। तो ये बोल रहे हैं ऑथर कि क्या इसका इंटरनेट पर्पस सर्व हुआ है या नहीं। और फिर वो बोल रहे हैं कि जो कुछ सब ग्रुप्स हैं, जो मैंने आपको बताया ना 10 और 90 का जो डिफरेंस है, मतलब ये जो दोनों नंबर्स है ना, ये मैंने सिर्फ एग्जाम्पल के लिए हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि यही डिफ्रेंसिएशन हो। तो ये सब ग्रुप्स जो हैं, क्या वो उसके अंदर एससीज के अंदर शेड्यूल कास्ट के अंदर क्या कुछ ग्रुप्स को ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा है कंपेयर टू अदर्स, ये डिस्कशन ऑथर कर रहे हैं। तो रीसेंट डिबेट्स अभी चालू हुई है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक रूलिंग दी है जहाँ पे उन्होंने भी इस चीज़ की बात करी है कि क्यों ना हम एक बार इसमें फिर से देखें कि सब डिवीजन ऑफ द कोटास किस तरह से हो रहा है और कैसे जो शेड्यूल कास्ट को जो बेनिफिट दिया गया है रिजर्वेशन का, वो सारे ही सब ग्रुप शेड्यूल कास्ट के अंदर उसका ढंग से फ़ायदा उठा पाएँ, ठीक है, और वो ज़्यादा इक्विटेबल हो, ज़्यादा इक्वल हो। देखो, जो BR अम्बेडकर थे वो प्रिंसिपल आर्किटेक्ट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, वी ऑल नो दिस। और उन्होंने क्या बात करी थी, उन्होंने कहा था कि कंट्री के अंदर कास्ट की जो इनइक्वालिटीज़ है उसको ख़त्म करने के लिए केवल लीगल इक्वालिटी काफ़ी नहीं होगी। लीगल इक्वालिटी क्या है कि हर पर्सन के पास एक वोट है, मतलब किसी की कास्ट के अकॉर्डिंग उसको वोट का शेयर नहीं दिया गया, एवरी पर्सन हैज़ वन वोट। तो ये थी लीगल इक्वालिटी।
लेकिन डॉक्टर अंबेडकर को लगा कि दैट इज़ नॉट इनफ, एंड दैट इज़ वाई उनको एक सब्सटैंटिव इक्विटी या सब्सटैंटिव इक्वालिटी बनाने की ज़रूरत पड़ेगी। एंड इसलिए जो रिजर्वेशन है एंड अपॉर्चुनिटीज है फॉर एससीज एंड एसटीज इन हायर एजुकेशन, पब्लिक सेक्टर जॉब्स एंड गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स, यहाँ पे ये दिया गया था। ठीक है, ये पर्टिकुलर एम था। बट ऑथर एक क्वेश्चन कर रहे हैं कि जो बी आर अम्बेडकर का जो एम था एक सब्सटैंटिव इक्वालिटी बनाने का लीगल इक्वालिटी के साथ, क्या वो एक्चुअली ग्राउंड पे हो पाया है? क्योंकि कुछ ही ऐसे ग्रुप्स हैं शेड्यूल कास्ट के अंदर जिनको बेनिफिट मिला है, और मेजर जो पोर्शन है शेड्यूल कास्ट का वो बेनिफिट उठा ही नहीं पा रहा है क्योंकि वो अंडर प्रिविलेज्ड है। तो सम ऐसे ग्रुप सीम्स टू हैव प्रोग्रेस्ड मोर ओवर द अदर्स। ठीक है, ये चीज़ है। लेकिन ये जो पर्टिकुलर ऑथर है इन्होंने बहुत बड़ी रिसर्च करी है डिफरेंट स्टेट्स के अंदर। जो डिफरेंट इंडिविजुअल स्टेट्स का डेटा है वो हमारे लिए रेलेवेंट नहीं है, वो कहीं नहीं पूछा जाएगा, नहीं आपके वो काम आएगा। बट आपको एनालिसिस क्या है उस डेटा का वो पता होना चाहिए। एनालिसिस ये निकला है कि जो लड़े से कुछ अपर कास्ट, अपर नहीं बोलना चाहिए, सपोज कुछ प्रिविलेज्ड कास्ट है, ठीक है, और कुछ शेड्यूल कास्ट है, ये तीन ग्रुप बना लेते हैं एक बार, उससे क्या इजी हो जाएगा कि एनालिसिस क्या है। कुछ है प्रिविलेज कास्ट, उनका एक ग्रुप है। फिर है वो शेड्यूल कास्ट जो कि थोड़े से वेल ऑफ है या इकोनॉमिकली रिच है। फिर वो शेड्यूल कास्ट है जो कि थोड़े से पुअर है। ठीक है, ऑथर बोल रहे हैं कि जितना डिफरेंस शेड्यूल कास्ट रिच एंड शेड्यूल कास्ट पुअर के अंदर है, उससे बहुत ज़्यादा डिफरेंस ओवरऑल प्रिविलेज कास्ट एंड ओवरऑल शेड्यूल कास्ट के बीच में। मतलब द गैप बिटवीन द एससीज एंड द प्रिविलेज कास्ट इज मच लार्जर देन द गैप बिटवीन द एससी ग्रुप्स देमसेल्व्स। तो ये एक इंपॉर्टेंट एनालिसिस का पॉइंट है जो कि ऑथर ने पॉइंट आउट करा है, जो आपको ध्यान होना चाहिए। अब ये हमारे एडिटोरियल दो ही इंपॉर्टेंट थे, बाकी थोड़े पॉलिटिकल एडिटोरियल्स थे, उनका ज़्यादा रेलेवेंस मुझे लगा नहीं। अब चलते हैं न्यूज़ पे जो कि हाईलाइटेड है आपके न्यूज़पेपर के अंदर। तो पहली न्यूज़, JNK असेंबली इज फर्स्ट सेशन बिगिंस, LG कॉल्स फॉर रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड। तो बहुत ही टाइम के बाद जब से आर्टिकल 370 जो ट्रंकेट हुआ था, ट्रंकेट मतलब उसको खाली कर दिया गया था। बाय द वे प्लीज़ आप याद रखना, आर्टिकल 70 अभी भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है, उसमें जो प्रोविजंस थे उनको डिलीट कर दिया गया है, बट ये 370 अभी भी है, ये आपको ध्यान रखना है। तो उसको खाली करा गया है, कंप्लीटली रिमूव नहीं करा गया। ठीक है, तो कभी कभी वर्ड रिवोक भी यूज़ आप कर सकते हो, बट रिमूव कभी नहीं करना। एनीवे, या एब्रोगेशन भी कभी कभी वर्ड यूज़ करा जाता है। तो आर्टिकल 370 के रिमूवल एब्रोगेशन के बाद अब जाके जो प्रॉपर लेजिस्लेटिव असेंबली है जम्मू एंड कश्मीर की वो चली है। पहले जो जम्मू एंड कश्मीर जो पूरा स्टेट था वो एक स्टेट था, ठीक है, और उसके पास खुद की लेजिस्लेटिव असेंबली थी, उसके पास खुद का जो चीफ मिनिस्टर थे, पूरा एग्जीक्यूटिव उनके पास था। आर्टिकल 370 के बाद मल्टीपल ऑर्डर्स, प्रेसिडेंशियल ऑर्डर्स पास होते हैं, जिनके बाद अब जो जम्मू एंड कश्मीर है वो स्टेट कैटेगरी में नहीं आता, वो बन चुका है यूनियन टेरिटरी। यूनियन टेरिटरी क्या होता है? यूनियन टेरिटरी एक ऐसी टेरिटरी होती है जिसका कंट्रोल सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होता है। जो स्टेट है वो एक अलग से एंटिटी है। हाँ, जो सेंटर है वो कभी कभी स्टेट को कुछ ना कुछ एडवाइस दे सकता है, कुछ ना कुछ चीज़ों पे फोर्स कर सकता है, बट ज़्यादातर स्टेट्स के पास खुद की ऑटोनॉमी होती है। यूनियन टेरिटरी तो सेंटर का ही ओवरऑल कंट्रोल होता है कंप्लीटली। लेकिन जो लेजिस्लेटिव असेंबली और जो एग्जीक्यूटिव था ना जम्मू एंड कश्मीर का, वो अभी भी एग्जिस्ट करता है। मतलब इवन दो स्टेट का टाइटल निकाल के उसको यूटी बना दिया गया है, लेकिन जो लेजिस्लेटिव असेंबली है और जो एग्जीक्यूटिव है उसको छोड़ दिया गया। तो जम्मू एंड कश्मीर क्या है? एक यूटी है विद असेंबली। ये आपको हमेशा देखने को मिलेगा। जैसे दिल्ली भी यही सेम सिस्टम है। इवन तो दिल्ली और जम्मू एंड कश्मीर काफ़ी डिफरेंस है, बट इस सिस्टम की बात कर रहा हूँ मैं। दिल्ली भी यूटी प्लस क्या है? लेजिस्लेटिव असेंबली। बट जैसे चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ में ऐसा कुछ नहीं है। चंडीगढ़ सिर्फ यूनियन टेरिटरी है। और लद्दाख में भी कोई लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है, वो सिर्फ यूनियन टेरिटरी है। ठीक है, तो ये आपको डिफरेंसेस डिफरेंट यूनियन टेरिटरीज में पता होने चाहिए। तो जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है, बाद में जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने ही अपॉइंट करे हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो लेफ्टिनेंट गवर्नर बोल रहे हैं कि वो चाहेंगे कि जम्मू एंड कश्मीर का वापस जो स्टेट वाला ओरिजिनल स्टेटस था उसको रिस्टोर कर दिया जाए। तो अगर LG कोई ऐसी बात बोल रहे हैं, उसका क्या मतलब है? उसका मतलब ये है कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट का एक पोजीशन है, क्योंकि अगर LG सेंट्रल गवर्नमेंट के ही रिप्रेजेंटेटिव हैं, उन्हीं के अपॉइंटी है, तो डेफिनेटली वो जो बोल रहे हैं वो एक तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट का ही एक पर्सपेक्टिव है। तो यहाँ पे देखा जा रहा है कि जो गवर्नमेंट है वो चाहती है कि वापस स्टेटहुड जम्मू एंड कश्मीर का कुछ टाइम में रिस्टोर हो जाए। तो ये आपको पोजीशन पता होनी चाहिए, इतनी से ही न्यूज़ थी। सेवरल दिल्ली गवर्नमेंट स्कीम्स टू टैकल टॉक्सिक एयर आर येट टू टेक ऑफ। ये जो स्कीम है ना थोड़ी सी स्पेसिफिक है,
और मैं चाहूँगा कि आप इस पर्टिकुलर न्यूज़ को एक पर्टिकुलर एंगल से देखो। ये न्यूज़ आपको ये बता रही है, आपको ये डेटा देगी ये न्यूज़ कि किस कारण दिल्ली में जो एयर पोल्यूशन है वो पूरा नहीं हो पा रहा, एंड जो दिल्ली में एयर पोल्यूशन है उसको ठीक करने के लिए ग्राउंड लेवल पे कौन कौन सी एक्शंस लिए जा रहे हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे दिल्ली पोल्यूशन का कॉज यहाँ पे वो डिस्कस नहीं हो रहा, यहाँ पे कुछ भी डिस्कस नहीं हो रहा। इस आर्टिकल में ये बताया जा रहा है कि कौन कौन से स्टेप्स लिए जा रहे हैं ग्राउंड पे। अब ये आपके लिए ज़रूरी क्यों है याद रखना, क्योंकि प्रीलिम्स में ऐसे स्टेप्स आ जाएंगे, क्योंकि गवर्नमेंट ने लिए हैं तो इनमें से 2-3 स्टेप्स आ जाएंगे, फिर आपको कन्फ्यूजन ना हो कि हाँ ऐसा कुछ करा जा सकता है या नहीं, उसके लिए आर्टिकल इंपॉर्टेंट है। मेंस में भी अगर आपको सजेशन लिखने हैं तो ये इन स्टेप्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो पहली प्रॉब्लम क्या है कि सिर्फ दिल्ली गवर्नमेंट नहीं, इन जनरल इंडिया में प्रॉब्लम यही है कि जो स्कीम का इम्प्लीमेंटेशन है वो स्लो होता है, अच्छे से नहीं होता, और कभी कभी फाइनेंशियल रिसोर्सेज की भी कमी पड़ जाती है। और ऐसे कौन से 5 स्कीम्स है जो कि दिल्ली गवर्नमेंट चला रही है इस पर्टिकुलर दिल्ली एयर पोल्यूशन की प्रॉब्लम से डील करने के लिए, उसमें से है ड्रोन्स टू स्टडी सोर्स ऑफ एयर पोल्यूशन। ये बहुत ज़रूरी है, ड्रोन्स पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है सेंट्रल गवर्नमेंट एंड बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट्स भी। तो ड्रोन्स क्या करते हैं, सोर्स ऑफ एयर पोल्यूशन को स्टडी करते हैं। कैसे? बहुत ही सिंपल तरीका है। ड्रोन्स क्या करेंगे, ड्रोन्स पे सेंसर्स हैं और इमेजिंग कैपेबिलिटी है। तो क्या करेंगे, सेंसर्स को यूज करके पिक्चर लेंगे पूरे दिल्ली की। ठीक है, ड्रोन्स उड़ेंगे डिफरेंट डिफरेंट जगह, उन्होंने दिल्ली की पिक्चर ले ली सेंसर्स से, और उन सारे सेंसर्स से पिक्चर लेके उन्होंने एक बहुत ही बड़ा मैप क्रिएट कर लिया। अब जब इस सेंसर्स वाली जो पिक्चर है, मान लेते हैं इंफ्रारेड सेंसर्स है जो कि टेम्परेचर डिस्कस करते हैं, तो भी पता चल जाएगा कि भाई यहाँ पे टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा है और यहाँ पे टेम्परेचर इस सेट कम है। तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे रिसर्च करेंगे कि भाई यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा क्यों है, ऐसा क्या हो रहा है यहाँ पे। तो हमें सोर्स पता चल जाएगा एयर पोल्यूशन का या टेम्परेचर का। ऐसे सेकंड, मेकिंग पोल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट्स कंपलसरी टू बाय फ्यूल। जो गाड़ियाँ हैं उनको पोल्यूशन सर्टिफिकेट लेने पड़ते हैं ताकि वो एलिजिबल हो पाए दिल्ली में चलने के लिए। लेकिन इसमें भी एक प्रॉब्लम ये है कि जो पोल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट्स हैं वो ब्राइब देके बहुत बार मिल जाते हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ वो उसकी मॉनिटरिंग भी बहुत कम है। अगर किसी गाड़ी के पास ये सर्टिफिकेट नहीं है तो कोई इसको रोक कर देख भी नहीं रहा कि भाई सर्टिफिकेट है या नहीं। तो ये भी कुछ प्रॉब्लम्स है। एंगेजिंग मशीन टू क्लीन रोड्स एंड रिड्यूस डस्ट, ये बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि दिल्ली में ना बहुत सारा कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी चल रहा है और उसके कारण जो डस्ट है वो उड़ती है और वो सड़क पे आ जाती है और सेटल हो जाती है। तो जब ये सड़क पे आके डस्ट गिर जाती है और इसके ऊपर से जैसे गाड़ी जाएगी ना, ये जो डस्ट है ना ये वापस से आसमान में उड़ जाएगी, और डेफिनेटली ये पार्टिकुलेट मैटर के रूप में अगर हमने इसको ब्रीद इन कर लिया तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो इसलिए रोड्स को क्लीन करना ज़रूरी है ताकि डस्ट वापस उड़ के ह्यूमंस के लंग्स के अंदर ना आए। देन कंडक्टिंग वर्कशॉप्स ऑन अर्बन फार्मिंग एंड क्रिएटिंग सिटी फॉरेस्ट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि अलग से आपको मेंस में इसको एज अ पॉइंट लिखना चाहिए। डिफरेंट जगह आपको इसको कोट भी करना पड़ेगा। तो समझते हैं इनका मतलब क्या है। देखो, अर्बन फार्मिंग क्या होती है? अर्बन फार्मिंग वो होती है जहाँ पे सिटी के जो लोग हैं ना वो अपने घरों के अंदर, छतों पर, बैल्कनी में, या जो पूरा जो मान लेते हैं कोई सोसाइटी है, उस सोसाइटी के बीच में जो कम्युनिटी गार्डन है वहाँ पर वो कोई ना कोई प्लांट्स उगाएं। जैसे बहुत सारे घरों में आप भी प्लांट्स उगाते हो, पॉटरी उगाते होगे, एंड लोगों के छत पे आपने कभी कभी टेरेस गार्डन्स भी देखे होंगे। तो ये क्या है? ये है अर्बन फार्मिंग। ये आपको ध्यान रखना है। तो इससे क्या होता है, इससे नंबर ऑफ प्लांट्स बढ़ते हैं और ग्रीनरी बढ़ती है। लेकिन इससे पोल्यूशन से क्या फ़ायदा? इससे ये होता है कि बहुत बार जो प्लांट्स है वो पोल्यूटेंट्स को अब्जॉर्ब कर लेते हैं। जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना वो भी एक तरह से पोल्यूटेंट ही है, उसको अब्जॉर्ब कर लेते हैं वो। कुछ छोटे छोटे जो पार्टिकल मैटर होता है, डस्ट वगैरह, उसको भी वो अपने साथ होल्ड करके रख लेते हैं, एंड ओवरऑल जो नेट पोल्यूशन है वो डिक्रीज ही होता है। और क्या होता है, देखो जो अर्बन फार्म्स हैं वो अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट को भी उसे भी बचाते हैं। अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट क्या होता है? बहुत ही सिंपल है। अगर सपोज मैं एक ऐसा एरिया बनाऊँ, ठीक है, ये मैंने एक एरिया बनाया, यहाँ पे गांव का एरिया है और यहाँ पे बहुत सारे पेड़ हैं, ठीक है, उसके बाद सिटीज़ चालू हो जाती है और यहाँ पे बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं, और फिर वापस थोड़ा सा विलेज एरिया आ जाता है जहाँ पे पेड़ है। अब यहाँ पे अगर आप टेम्परेचर नोट करने जाओगे ना तो यहाँ पे टेम्परेचर होगा, इस एरिया में टेम्परेचर होगा 25, इस एरिया में भी टेम्परेचर मान लेते 26 है, और ये जो एरिया है यहाँ पे टेम्परेचर होगा 40। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों हुआ? कि जो सिटीज़ हैं उसके अराउंड टेम्परेचर इतना ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि इसको कहते हैं अर्बन हीट आइलैंड। देखो, आसपास पूरी जगह टेम्परेचर कम है, लेकिन अर्बन एरिया में ही जो हीट है काफ़ी ज़्यादा है, और वो एक
आइलैंड जैसे यहीं पे सीमित है। ऐसा क्यों? क्योंकि कंक्रीट से डेंस जो ये एरियाज हैं वो हीट को ट्रैप करके रखते हैं। जो गर्म हवा है ना यहीं घूमती रह जाती है, यहाँ से निकल नहीं पाती। तो अगर यहाँ पे भी हमने पेड़ उगा दिए तो क्या होगा? अर्बन हीट आइलैंड का जो इफेक्ट है उसको हम कॉम्बैट कर पाएंगे। देन एयर क्वालिटी बेनिफिट्स क्या है? सिटी फॉरेस्ट भी उगाए जा सकते हैं, जिसमें जैसे बहुत सारे आपने देखे होंगे जो डिवाइडर्स होते हैं रोड पर, उनके बीच में पेड़ उगे होते हैं, रोड के दोनों साइड पेड़ उगा दिए जाते हैं, तो ये सिटी फॉरेस्ट ही होते हैं। कभी कभी हर सिटी में ऐसा कुछ छोटा सा रीजन होता है जहाँ पे एक छोटा सा फॉरेस्ट उगा दिया जाता है। तो इनका एम भी सेम है, वो नेचुरल एयर फिल्टर जैसा काम करते हैं, पोल्यूटेंट्स को कैप्चर कर लेते हैं। ऑब्वियसली ऑक्सीजन प्रोडक्शन तो बढ़ेगा ही, और साथ में वो माइक्रो क्लाइमेट्स को भी कूल रखते हैं। कूल कैसे रखते हैं? ट्रांसपिरेशन से, क्योंकि पेड़ जो है वो ट्रांसपिरेशन करते हैं और धीरे धीरे अपने पत्तियों से वो वाटर को इवेपोरेट करते रहते हैं धीरे धीरे। तो जहाँ पे पेड़ है ना उनके ऊपर एक छोटा सा वाटर का एक एयर मास डेवलप हो जाता है, और वाटर जो है वो टेम्परेचर को बढ़ने नहीं देता इतनी जल्दी। तो ओवरऑल जो टेम्परेचर है वो कम ही रहता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। फिर आते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पर। हाई कोर्ट टेल्स जेल अथॉरिटी टू डिसाइड प्ली ऑन लैक ऑफ फैसिलिटीज फॉर विजिटिंग लॉयर्स। अब ये जो न्यूज़ है ना इन इट सेल्फ इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इस न्यूज़ से एक चीज़ हाईलाइट होती है। वो क्या है? कि जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया में अच्छा नहीं है। जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं वो 2-3 साल से यही चीज़ बोले जा रहे हैं कि हमारे पास जो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है जुडिशरी का, चाहे वो कैमराज हो गए, कंप्यूटर्स हो गए, बेंच हो गई बैठने की, फिर इवन जो डोर्स हैं बहुत सारे कोर्ट्स में टूटे हुए हैं, जो ओवरऑल दीवार है, छत है, उसकी क्वालिटी बहुत ख़राब है। तो ये जो लैक ऑफ जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर है और उसकी जो डिटीरियोरेटिंग क्वालिटी है, उसी का एक पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये जो पूरी न्यूज़ है आपको सिर्फ पॉइंट वाइज याद रखनी है इस बड़े एक टॉपिक के अंदर। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने बोला है कि लैक ऑफ फैसिलिटीज़ है फॉर लॉयर विजिटिंग देयर क्लाइंट्स। जो जेल में जो प्रिजनर्स हैं, अगर लॉयर्स उनको विजिट करना चाहते हैं तो बैठने की भी जगह नहीं है लॉयर्स के पास। तो लैक ऑफ बेसिक अम्यूनिटीज एग्जिस्ट करती है, नो अरेंजमेंट फॉर बेसिक सिविक अम्यूनिटीज सच एज क्लीन ड्रिंकिंग वाटर भी नहीं है, टॉयलेट्स की भी कमी है, एंड पार्किंग फैसिलिटीज़ भी नहीं है। तो यू कैन अंडरस्टैंड कि बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट करती है। इवन दो बहुत सारी ज़मीन खाली है फिर भी ये अम्यूनिटीज़ उस पर नहीं बनाई गई। तो इसमें बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। एक सबसे बड़ा रीज़न है लैक ऑफ पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पर। मणिपुर्स नॉन नागा थाडो कम्युनिटी लेंड सपोर्ट टू एनआरसी। देखो, मणिपुर में अनफॉर्चुनेटली एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है मेती कम्युनिटी एंड नागा कुकी कम्युनिटी के बीच में। एंड ये जो पूरा क्लैश है ये चल रहा है शेड्यूल ट्राइब स्टेटस के ऊपर, जहाँ पे नागा कुकी कम्युनिटी के पास शेड्यूल ट्राइब स्टेटस एग्जिस्ट करता है, मेतीज़ के पास ये स्टेटस नहीं है। तो जब ये बात आएगी मेतीज़ को भी ये स्टेटस मिलना चाहिए, तो जो कुकीज़ हैं उन्होंने प्रोटेस्ट करना चालू करा, फिर मेतीज़ ने रिटेलिएट करा, और अब ये जो वायलेंस की साइकिल है इतनी आगे पहुंच चुकी है कि पता ही नहीं ये चालू कहाँ से हुई थी। अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे लोगों की इसमें डेथ हुई है, लाइवलीहुड का लॉस हुआ है। वहीं पे जो एक थाडो कम्युनिटी भी रहती है जो कि नॉन नागा है, एक्चुअली नागा भी थाडो कम्युनिटी है और नॉन नागा भी है, तो हम बात करें थाडो जो कि नॉन नागा है, ये न्यूज़ में है। अब ये जो न्यूज़ है ना कि वो एनआरसी को सपोर्ट करते हैं, ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि थाडो कम्युनिटी इंडिया में रहती कहाँ है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस फिल्म्स में मैच द फॉलोइंग में आ जाते हैं, क्योंकि अब ये न्यूज़ में आ गई है। तो ये आपको ध्यान होना चाहिए कि ये नागालैंड के मणिपुर के अराउंड में है। एक्चुअली ये जो कम्युनिटी है पूरी नॉर्थ ईस्ट में ही मिलेगी, बट मेनली मणिपुर, नागालैंड और मिजोरम के अराउंड ये सराउंडेड है। और सिर्फ इंडिया में नहीं, म्यांमार में भी इस कम्युनिटी के मेंबर्स एग्जिस्ट करते हैं, तो आपको ध्यान रखना है। तो जो थाडोज हैं ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट नॉन नागा ट्राइब्स हैं मणिपुर में, और उन्होंने जो नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स है उसको सपोर्ट करा है। एंड ऑब्वियसली जो मेती और कुकी का जो एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है मणिपुर में, उसमें ये बीच में थोड़े से फंस गए हैं। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। हिमाचल प्रदेश अर्जेस सेंटर टू एक्सप्लोर पॉसिबिलिटी ऑफ रनिंग द टॉय ट्रेन्स ऑन ग्रीन हाइड्रोजन। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, क्योंकि यहाँ पे जो स्टेट गवर्नमेंट है वो सजेस्ट कर रही है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि क्यों ना जो हमारी कालका शिमला रूट पे जो ट्रेन चलती है उसको हम ग्रीन हाइड्रोजन से चलाएं। तो इसमें मल्टीपल न्यूज़ हैं एक साथ। तो पहले इस रेलवे को पढ़ते हैं और फिर हम समझेंगे कि ग्रीन हाइड्रोजन क्या है। तो यहाँ पे जो चीफ मिनिस्टर है वो सजेस्ट कर रहे हैं सेंटर को कि ऐसा कोई सिस्टम हम बनाएं और इस पर थोड़ी सी रिसर्च डेवलपमेंट करी जाए कि कैसे इस पूरे ट्रेन के सिस्टम को हम ग्रीन हाइड्रोजन पर चला सकें। तो जो ट्रेन है ना,
कालका शिमला जो ये रेलवे जाती है, ये ऑलरेडी यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट के नाम से रिकॉग्नाइज कर रखी है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। और ये जो रिकॉग्निशन है 2008 में मिली थी, लेकिन ये अलग से इसको इंडिविजुअली नहीं मिली। 2008 के अराउंड क्या हुआ था, मतलब यूनेस्को की लिस्ट में अगर आप देखोगे तो वहाँ पे लिखा होगा माउंटेन रेलवेज ऑफ इंडिया, ठीक है, ये एक टाइटल है। इसी के अंदर 3 ऐसे माउंटेन रेलवेज हैं जिनको इंक्लूड कर लिया गया है। एक तो है कालका शिमला ऑब्वियसली, दूसरा है दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे, जो कि एक्चुअली दार्जिलिंग जो है ना वो सिक्किम के नीचे है, लेकिन है वो वेस्ट बंगाल में। तो ये जो सिक्किम और वेस्ट बंगाल वाला जो कंटिग्यूअस रीजन है दार्जिलिंग का, यहाँ पे जो हिमालयन रेलवे है उसको भी, और नीलगिरी जो है वहाँ पर भी जो माउंटेन रेलवेज है स्पेशली तमिलनाडु वाले पोर्शन में, उसको भी, इन तीनों को माउंटेन रेलवेज ऑफ इंडिया में डाल दिया गया है। बाद में जो नीलगिरीज हैं वो कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु का जो कंटिग्यूअस जोन है ना, यहाँ पे बने हैं मिलके। तो जो तमिलनाडु वाला पोर्शन है वहाँ पे जो नीलगिरी माउंटेन रेलवे है उसको भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट में डाला गया है इसी टाइटल के अंदर। तो ये तीनों आपको ध्यान होने चाहिए क्योंकि अभी ये न्यूज़ में आ गया है। तो अब ये स्टेट गवर्नमेंट रिक्वेस्ट कर रही है सेंटर से कि कोई ना कोई आप ऐसा तरीका निकालो जिसके थ्रू हम इस रेलवे को ग्रीन हाइड्रोजन पे रन कर पाएं। बट वाई ऑन ग्रीन हाइड्रोजन, ऐसा क्या है ग्रीन हाइड्रोजन में, देखते हैं। देखो, हाइड्रोजन इन इट सेल्फ एक ऐसा फ्यूल है जिसको जलाने से कोई कार्बन नहीं निकलेगा, क्योंकि वो सिर्फ हाइड्रोजन है ना, उसमें कार्बन कहाँ है, नहीं है। तो उसको जलाने से कोई कार्बन एमिशन नहीं होगा, तो मतलब जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं वो एमिट ही नहीं हो रही। ये बहुत बड़ा फायदा है हाइड्रोजन को क्या करने का, एज अ फ्यूल यूज करने का, ठीक है। बट ये डिपेंड करता है कि हाइड्रोजन आ कहाँ से रहा है। अब आप देखो कि अगर मैं हाइड्रोजन यूज कर रहा हूँ एज अ फ्यूल अपनी गाड़ी के अंदर, और मैं बहुत खुश हूँ कि अरे वाह देखो मैं पेट्रोल डीजल यूज करके ग्रीन हाउस जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं उनको एमिट नहीं कर रहा, मैं तो हाइड्रोजन फ्यूल यूज कर रहा हूँ और बहुत ही एनवायरमेंटली फ्रेंडली है ये। लेकिन ये जो हाइड्रोजन मेरी गाड़ी में आया कहाँ से है, ये मुझे क्या मैंने हवा से पकड़ा है, नहीं, ये कहाँ से निकाला है मैंने क्या करा, एक कोल की फैक्ट्री में, क्योंकि कोल को जब आप जलाते हो तो बहुत टाइप की गैसेज निकलती हैं, उसमें से हाइड्रोजन भी निकलती है। तो मैंने कोल की फैक्ट्री में से हाइड्रोजन निकाला और मेरी गाड़ी में डाल दिया। तो अब बताओ क्या ये हाइड्रोजन मेरी गाड़ी में होने का कुछ फ़ायदा है, अगर इसका सोर्स ही कोल है तो। भाई जब कोल को यूज़ करके हम हाइड्रोजन निकाल रहे हैं तब भी तो कोल जल रहा है ना, तो हाइड्रोजन जब जब हम बना रहे हैं तब कार्बन डाइऑक्साइड भी निकल रही है। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड मैंने पेट्रोल से नहीं निकाली वो मैंने कोल के प्लांट से निकाल ली जब मैं हाइड्रोजन बना रहा था। तो मतलब हाइड्रोजन कहाँ से आता है वो डिपेंड करता है। अगर हाइड्रोजन खुद ही नॉन सस्टेनेबल या फॉसिल फ्यूल सोर्स से आ रहा है तो कोई फ़ायदा नहीं है हाइड्रोजन डालने का। तो यही यहाँ पे इसी टाइप पे डिफरेंट टाइप्स के हाइड्रोजन होते हैं। एक होता है ग्रे हाइड्रोजन, जो मैंने आपको बताया। ग्रीन हाइड्रोजन क्या होता है, जो कि नेचुरल गैस से बनता है। नेचुरल गैस मतलब मीथेन, CH4। अब देखो CH4 के अंदर कार्बन भी तो आ रहा है ना, हाइड्रोजन भी है लेकिन कार्बन भी है। तो नेचुरल गैस से वो बनेगा तो CO2 भी एमिट होता है एज अ बाय प्रोडक्ट। तो इसलिए इसको ग्रे हाइड्रोजन कहते हैं कि भाई हाइड्रोजन जब आप यूज़ करोगे, जो इस प्रोसेस से हाइड्रोजन बना है, तो ऑब्वियसली जब आप हाइड्रोजन यूज़ करोगे तब कोई एमिशन नहीं होगा। लेकिन हाइड्रोजन जब बन रहा था उसी प्रोसेस में एमिशन हो चुका है। दूसरा है ब्लू हाइड्रोजन। ब्लू हाइड्रोजन ऐसा बहुत ही इंटरेस्टिंग एक तरीका है जिसमें जो भी ग्रे हाइड्रोजन है ना, ग्रे हाइड्रोजन बनने के दौरान जो CO2 एमिट हो रहा था ना, उसको हमने पकड़ लिया, उसको कैप्चर कर लिया और उसको स्टोर कर लिया। इसको कहते हैं कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज, CCS। तो क्या करा, ग्रे हाइड्रोजन के दौरान जब हम हाइड्रोजन बना रहे थे मीथेन से, तब जो कार्बन रिलीज हो रहा था कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में, हमने उसको वहीं पे ट्रैप करके स्टोर कर लिया। तो क्या हुआ, कार्बन प्रोड्यूस तो हुआ लेकिन हमने उसको एनवायरनमेंट में जाने नहीं दिया। इसको कहते हैं ब्लू हाइड्रोजन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आता है ब्राउन हाइड्रोजन। ब्राउन हाइड्रोजन में क्या होता है, ये कोल से बनता है डायरेक्टली और डेफिनेटली इसमें भी CO2 रिलीज होती है। तो अब देखो जो ग्रे हाइड्रोजन है और जो ब्राउन हाइड्रोजन है ये बहुत ज़्यादा अनसस्टेनेबल है क्योंकि इससे कार्बन प्रोड्यूस हो रहा है। जो ब्लू हाइड्रोजन है ना वो इन दोनों से थोड़ा सा बेटर है, क्योंकि इवन दो यहाँ पर भी कार्बन प्रोड्यूस हो रहा है लेकिन हम उसको तुरंत ही कैप्चर कर लेते हैं। लेकिन बेस्ट तरीका वो है जहाँ पे कार्बन प्रोड्यूस ही ना हो हाइड्रोजन बनाने के दौरान, और उसको कहते हैं ग्रीन हाइड्रोजन। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एक तरीका है जिसमें हम लिटरली कुछ नहीं करते, बस पानी को लेते हैं, वाटर। अब देखो वाटर के फॉर्मूला में एक तो आता है ऑक्सीजन, दूसरा आता है हाइड्रोजन। यहाँ पे कार्बन है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे वाटर का, मतलब इलेक्ट्रिक प्रोसेस के थ्रू, इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस के थ्रू हम पानी में से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग कर लेंगे, और यहाँ पे जो हाइड्रोजन हमें मिला है इसको फिर हम यूज़ करेंगे एज अ फ्यूल। तो क्या देखो इस पूरे प्रोसेस में कहीं कार्बन एमिट हो रहा है, नो, ठीक है। तो इसलिए जो इसी को हम कहते हैं ग्रीन हाइड्रोजन, इसलिए नहीं क्योंकि इसका कलर ग्रीन है,
बट इसलिए क्योंकि ये एक एनवायरमेंटली फ्रेंडली तरीका है हाइड्रोजन बनाने का। तो अब ये ग्रीन हाइड्रोजन अगर मैं अपनी गाड़ी में डालूंगा, सिर्फ तब ही मैं खुश हो पाऊंगा कि मैंने एनवायरमेंट को बचाया है थोड़ा बहुत तो एटलीस्ट। ठीक है, तो जीरो कार्बन एमिशन और ये एक एनर्जी कैरियर जैसे सस्टेनेबल फ्यूचर के लिए हो सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, आपको इसी तरह से इसको पढ़ना है, प्रीलिम्स और मेंस में भी अपने डेटा को यूज़ करते रहना है। सो दिस इज इट फॉर टुडे, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन एंड हैव अ गुड डे।